सभी बच्चों को सुप्रभात। कक्षा 10 के बच्चों के लिए अभी तक संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा था। बस केवल एनोवा पद ही आप लोगों को आना था, तो हमने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया है और आपको इतने समझा दिया गया है, बस इतना ही आना है। योगफल उसका हट चुका है समांतर श्रेणी पे। तो समांतर श्रेणी के पहले चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था संख्या पद्धति। एक वीडियो आपको भेजा था मासा और लासा का, ठीक है ना। मासा का यूक्लिड प्रमेयिका से हमने आपको मासा निकालना भेज दिया था पिछले कुछ वीडियोज में। अब आपको एक चीज बतानी संख्या पद्धति में जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सवाल में था कि एक परिमेय या अपरिमेय सिद्ध करना, ठीक है ना। परिमेय या परिमेय सिद्ध करने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, वो ध्यान समझिए कक्षा 10 के बच्चों के लिए। और बोर्ड पेपर में उससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बनता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। और √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। और √11 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो बोर्ड पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका एक वीडियो जो बना रहे हैं संख्या पद्धति से, वो ध्यान समझिएगा। सारे बच्चे इससे रिलेटेड प्रश्नावली 1.3 पे बहुत सारे सवाल दिए गए हैं और सारे बच्चे आप लोग इससे जो सवाल हम बता रहे हैं उसी सेम डिक्टो क्वेश्चन आप लोगों को हल कर लेना, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान समझिए। एक सवाल है पहला, ले लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या है? सिद्ध कीजिए। तो क्या करेंगे सब लोग? सॉल्व देखेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। √5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P व Q दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। ये अवधारणा हमने लिखी। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। ये अवधारणा हमने लिख ली कि माना √5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। और जहां P व Q दो ऐसी सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो सकता और Q डज नॉट इक्वल टू 0। एक बात आती है सहअभाज्य संख्या। यहां पे देखिए, सहअभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है, ऋण संख्या जिनको बोलते हैं। तो सहअभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो ना, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्लियर हो? जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ही नहीं है। 11 तो 11 एकम 11, 13 तो 13 एकम 13, 5 तो 5 एकम 5, है ना। इसके बाद लिखेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से देखिए। तो इसको लिख देंगे हम लोग, अगर √5 एक P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता तो लिखेंगे P/Q बराबर √5, ठीक है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्लियर हुआ? जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर बराबर रूट 5 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 5। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा क्यू स्क्वायर भाग में इधर गुणा में जाएगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है ना? देखिए यहां पर जो देखेंगे पी स्क्वायर जो है कोई पद 5 क्यू स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? तो मतलब अगर ये 5 तुम्हारा इसके ये दोनों संख्या आपस में बराबर है, अगर हम यहाँ पे कहते 6 बराबर 2 इंटू 3 ऐसे, तो क्या 2 6 को नहीं काट देगा? काट देगा। 3 क्या संख्या को नहीं काटेगा? काटेगा। तो इसी प्रकार यदि 5 पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है तो क्या 5 पी स्क्वायर को नहीं काटेगा? काटेगा। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे पी स्क्वायर संख्या 5 से समीकरण 1 डालेना, पी स्क्वायर संख्या 5 से विभक्त हो सकती है तब संख्या, अगर पी स्क्वायर को संख्या 5 काट रही है तो संख्या p को भी 5 काट देगी। यदि 6 बराबर 2 इंटू 3 था, 2 अगर 6 को काट रहा है, 6 काट रहा था, अगर इसके स्क्वायर को भी क्या, अगर 6 का स्क्वायर 36 कर दे तो इसको भी काट देगा, 2 नहीं काट देगा। वही बात है, अगर p स्क्वायर को संख्या काट रहा है 5 तो संख्या p को भी 5 काटेगा। तो लिखेंगे संख्या p को भी 5 विभक्त करेगा। इसको समीकरण 1 बनाया था क्या? डालो। ठीक है ना? 5 पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर आ गया। लिखेंगे पुनः माना कि p बराबर 5 आर। क्या मान लिया? p बराबर 5 आर। ये मानने पर लिखेंगे हम लोग p का मान समीकरण 1 पे रख देंगे आकर के। लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर। ठीक है ना? समीकरण 1 में p का मान हमने रखने पर, तो रखेंगे आकर के तुम्हारा मान क्या बन जाएगा? यहाँ पर रखेंगे, ध्यान से देखिए, 5r का होल स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना? तो ये हो जाएगा 25r स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। ये 5 से 25 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो 5r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब यहां पर देखते हैं 5r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर क्यों हो गया? तो मतलब ये 5 भी संख्या क्यू स्क्वायर को काटेगी, जैसे समीकरण 1 पे था। तो अगर 5 संख्या क्यू स्क्वायर को काटेगी तो संख्या q को भी 5 काटेगी, नहीं काटेगी? तो लिखेंगे, यहां पर हम फिर लिखेंगे कि संख्या क्यू स्क्वायर को 5 विभक्त करेगा तब संख्या q को भी 5 विभक्त करेगा। ठीक है ना? तो इससे तुम्हें क्या मिल रहा है समीकरण 1 2 से कि मतलब p और q, मतलब p देखो इसमें इससे p और q, समीकरण 1 2 से हमको ये मिल गया कि संख्या p और q का एक गुणनखंड क्या मिल गया? 5 मिल गया। नहीं मिल गया? क्योंकि 5 को भी p को भी 5 काट रहा है और q को भी 5 काट रहा है। तो मतलब p और q का एक गुणनखंड हमने क्या निकाल लिया? 5 निकाल लिया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से प्रदर्शित है कि p व q
का एक अन्य गुणनखंड 5 प्राप्त होता। मतलब समीकरण 1 व 2 से प्रदर्शित है कि P व Q का एक अन्य गुणनखंड 5 प्राप्त होता है, जबकि मानी गई अवधारणा में हमने क्या माना था कि एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता, तो ये फिर 5 कहां से आ गया? ठीक है ना। तो जबकि मानी गई अवधारणा में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः मानी गई कल्पना गलत है। अतः सिद्ध है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 व 2 से प्रदर्शित है कि P व Q का एक अन्य गुणनखंड हमने क्या प्राप्त कर लिया था? 5, क्योंकि यहाँ पर संख्या P को 5 काट रहा है और Q को भी क्या 5 काट रहा है, तो P व Q का एक गुणनखंड क्या बन जाएगा? 5। अतः मानी गई अवधारणा में एक के अतिरिक्त हमने जो माना था कि एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता है, तो हमने 5 निकाल लिया ना। अतः मानी गई अवधारणा हमारी क्या होगी? गलत होगी। अतः ये सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बोर्ड पेपर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे सारे बच्चे अपना क्लियर करें। अगर समस्या आ रही हो तो फिर से पूछें, ठीक है ना। और इसको आप लोग जिससे रिलेटेड सवाल दिए गए प्रश्नावली 1.3 पे कक्षा 10 के बच्चों के लिए, तो अपना सारे सवाल कर लें, ठीक है ना, फेयर कॉपी पे। धन्यवाद। सभी बच्चों को सुप्रभात। कक्षा 10 के बच्चों के लिए अभी तक संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा था, बस केवल एनोवा पद ही आप लोगों को आना था, तो हमने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया है और आपको इतना समझा दिया गया है, बस इतना ही आना है। योगफल उसका हट चुका है समांतर श्रेणी पे, तो समांतर श्रेणी के पहले चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था संख्या पद्धति। एक वीडियो आपको भेजा था मासा और लासा का, ठीक है ना। मासा का यूक्लिड प्रमेयिका से हमने आपको मासा निकालना भेज दिया था पिछले कुछ वीडियोज में। अब आपको एक चीज बतानी है संख्या पद्धति में जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सवाल में था कि एक परिमेय या अपरिमेय सिद्ध करना, ठीक है ना। परिमेय या परिमेय सिद्ध करने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, वो ध्यान समझिए कक्षा 10 के बच्चों के लिए। और बोर्ड पेपर में उससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बनता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। और √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। और √11 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो बोर्ड पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका एक वीडियो जो बना रहे हैं संख्या पद्धति से, वो ध्यान समझिएगा। सारे बच्चे इससे रिलेटेड प्रश्नावली 1.3 पे बहुत सारे सवाल दिए गए हैं और सारे बच्चे आप लोग इससे जो सवाल हम बता रहे हैं उसी सेम डिट्टो क्वेश्चन आप लोगों को हल कर लेना, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान समझिए। एक सवाल है पहला, ले लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या है? सिद्ध कीजिए। तो क्या करेंगे सब लोग? सॉल्व देखेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है।
माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P व Q दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। ये अवधारणा हमने लिखी। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। ये अवधारणा हमने लिख ली कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। और जहां P व Q दो ऐसी सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। एक बात आती है सहअभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए, सहअभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है, ऋण संख्या जिनको बोलते हैं। तो सहअभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो ना, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्लियर हुआ? जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ही नहीं है। 11 तो 11 एकम 11, 13 तो 13 एकम 13, 5 तो 5 एकम 5, है ना। इसके बाद लिखेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से देखिए। तो इसको लिख देंगे हम लोग, अगर रूट 5 एक P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो लिखेंगे P/Q बराबर रूट 5, ठीक है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्लियर हुआ। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा P/Q² बराबर रूट 5 के स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा Q² भाग में इधर गुणा में जाएगा तो हो जाएगा P² = 5Q², ठीक है ना। देखिए यहां पर जो देखेंगे P² जो है कोई पद 5Q² के बराबर है कि नहीं है। तो मतलब अगर ये 5 तुम्हारा ये दोनों संख्या आपस में बराबर है, अगर हम यहाँ पे कहते 6 बराबर 2 × 3 ऐसे, तो क्या 2 6 को नहीं काट देगा? काट देगा। 3 क्या संख्या को नहीं काटेगा? काटेगा। तो इसी प्रकार यदि 5P² बराबर 5Q² है तो क्या 5P² को नहीं काटेगा? काटेगा। क्यों? क्योंकि P² 5Q² के बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे P² संख्या 5 से समीकरण 1 डालेना, P² संख्या 5 से विभक्त हो सकती है, तब संख्या, अगर P² को संख्या 5 काट रही है तो संख्या P को भी 5 काट देगी। यदि 6 बराबर 2 × 3 था, 2 अगर 6 को काट रहा है, 6 काट रहा था, अगर इसके स्क्वायर को भी क्या, अगर 6 का स्क्वायर 36 कर दे तो इसको भी काट देगा, तो नहीं काट देगा। वही बात है, अगर P² को संख्या काट रहा है 5 तो संख्या P को भी 5 काटेगा। तो लिखेंगे संख्या P को भी 5 विभक्त करेगा। इसको समीकरण 1 बनाया था क्या?
पी स्क्वायर बराबर 5q² आ गया। लिखेंगे पुनः माना कि p बराबर 5r। क्या मान लिया? p बराबर 5r। ये मानने पर लिखेंगे हम लोग p का मान समीकरण 1 पे रख देंगे आकर के। लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में p का मान हमने रखने पर, तो रखेंगे आकर के तुम्हारा मान क्या बन जाएगा, यहाँ पर रखेंगे, ध्यान से देखिए 5r का होल स्क्वायर बराबर 5q² हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 25r² बराबर 5q²। ये 5 से 25 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो 5r² बराबर q²। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखते हैं 5r² बराबर q² क्यों हो गया, तो मतलब ये 5 भी संख्या q² को काटेगी, जैसे समीकरण 1 पे था। तो अगर 5 संख्या q² को काटेगी तो संख्या q को भी 5 काटेगी, नहीं काटेगी? तो लिखेंगे यहां पर, हम फिर लिखेंगे कि संख्या q² को 5 विभक्त करेगा तब संख्या q को भी 5 विभक्त करेगा, ठीक है ना। तो इससे तुम्हें क्या मिल रहा है समीकरण 1-2 से, कि मतलब p और q, मतलब p देखो इसमें इससे p और q, समीकरण 1-2 से हमको ये मिल गया कि संख्या p और q का एक गुणनखंड क्या मिल गया? 5 मिल गया, नहीं मिल गया? क्योंकि 5 को भी p को भी 5 काट रहा है और q को भी 5 काट रहा है, तो मतलब p और q का एक गुणनखंड हमने क्या निकाल लिया? 5 निकाल लिया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से प्रदर्शित है कि p व q का एक अन्य गुणनखंड 5 प्राप्त होता, मतलब समीकरण 1 व 2 से प्रदर्शित है कि p व q का एक अन्य गुणनखंड 5 प्राप्त होता है, जबकि मानी गई अवधारणा में हमने क्या माना था कि एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता, तो ये फिर 5 कहां से आ गया, ठीक है ना। तो जबकि मानी गई अवधारणा में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः मानी गई कल्पना गलत है। अतः सिद्ध है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 व 2 से प्रदर्शित है कि p व q का एक अन्य गुणनखंड हमने क्या प्राप्त कर लिया था? 5, क्योंकि यहाँ पर संख्या p को 5 काट रहा है और q को भी क्या 5 काट रहा है, तो p व q का एक गुणनखंड क्या बन जाएगा? 5। अतः मानी गई अवधारणा में एक के अतिरिक्त हमने जो माना था कि एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता है, तो हमने 5 निकाल लिया ना। अतः मानी गई अवधारणा हमारी क्या होगी? गलत होगी। अतः ये सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बोर्ड पेपर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे सारे बच्चे अपना क्लियर करें। अगर समस्या आ रही हो तो फिर से पूछें, ठीक है ना।
और इसको आप लोग जिससे रिलेटेड सवाल दिए गए प्रश्नावली समझो 3 पे कक्षा 10 के बच्चों के लिए, तो अपना सारे सवाल कर लें, ठीक है ना, फेयर कॉपी पे। धन्यवाद।